तो यहाँ देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा है भाई क्या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था एक एटम का जो चार्ज वो क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और वो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एटम का वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसमें दो तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा? हमें कोई भी कंपाउंड दिया है, कोई भी सब्सटेंस दिया है, उसका क्या बना लो स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स उस पर अप्लाई करो तो आपको स्ट्रक्चर की मदद से हर एटम का क्या निकल के आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर या एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की। तो उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई कॉमन अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो उनके एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड के अंदर हमेशा क्या होता है, फिक्स आता है। कोई भी कंपाउंड ले लो एलिमेंट का हर बार उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स आता है। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हमने देखा जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनका फिक्स था। ठीक है, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में ज्यादातर का फिक्स नहीं था, वेरिएबल था, है ना। पी ब्लॉक में एक दो हमने देखे थे जिनका फिक्स था, जैसे एल्यूमिनियम है या फिर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनका फिक्स था मोस्टली, है ना। और बाकी का वेरिएबल। डी ब्लॉक में भी हमने कुछ एलिमेंट देखे थे जिनका फिक्स था, जैसे जिंक का है ना, तो वो फिक्स था। सिल्वर है मोस्टली फिक्स होता है। तो कहने का मतलब कुछ एलिमेंट का फिक्स था और ज्यादातर एलिमेंट का कैसा था, ठीक है। तो हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में, जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है, तो उनके हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखी। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई जो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो मैंने बोला था एक तरीका और जहां हम किसी कंपाउंड का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाए बिना क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो वो तरीका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट सॉरी एवरेज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें वही सीखना है कि भाई एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन ठीक है। अब ये कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है ना, स्टेप वन है आइडेंटिफाई गिवन सब्सटेंस। आइडेंटिफाई गिवन सब्सटेंस, ये आइडेंटिफाई करो कि हमें जो सब्सटेंस दिया है क्वेश्चन में, उस सब्सटेंस के अंदर जो एटम है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो वो सब्सटेंस है क्या, तो देखो जनरली हमें कोई भी सब्सटेंस दिया होगा, या तो हो सकता है उसके ऊपर चार्ज हो या हो सकता है उसके ऊपर चार्ज ना हो। ठीक है, तो यदि कोई चार्ज नहीं है उस पर तो हम बोलेंगे वो कैसी चीज है भाई, न्यूट्रल सब्सटेंस है ना। और यदि उसके ऊपर कोई चार्ज बना के दिया है तो हम बोलेंगे वो चार्ज, या तो न्यूट्रल होगा या फिर चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ न्यूट्रल है यदि, तो वो किसके रूप में होगा, या तो वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। ठीक है, और यदि वो चार्ज है तो फिर वो क्या होगा, आयन है। चार्ज है मतलब वो आयन है। तो आयन में भी दो तरह के आयन होंगे, नहीं उस तरह से नहीं देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन। क्या देखेंगे, पॉली एटॉमिक आयन। मोनो का मतलब कि ऐसा आयन जो सिंगल एटम का बना है, और पॉली एटॉमिक आयन मतलब जो एक से ज्यादा एटम का बना है।
ठीक है, मतलब उसमें एटम कितने होंगे आयन के अंदर, 2 3 4, ऐसे एक से ज्यादा, दो पॉली एटॉमिक। अब ये एग्जांपल देखो तो अपने आप समझ में आएगा। जैसे यदि मैं तुमसे बात करूं, बताओ ये क्या है, इन चारों में से बताओ क्या एलिमेंट है, कंपाउंड है, मोनो एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन? एलिमेंट। क्या है ये? एलिमेंट। एलिमेंट। देखो चार्ज तो है नहीं इस पे, है? तो यहाँ पर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? +1 -1 +2 -2 दिख रहा है कुछ क्या? नहीं, मतलब न्यूट्रल। ठीक है, अब न्यूट्रल है तो ये देखो, वो उसके फॉर्मूले में देखो कि वो कितने एटम का बना है। तो यहाँ 4 एटम है, लेकिन चारों के चारों क्या है? पी पी पी, चारों एटम सेम है, फॉस्फोरस। तो जब एक ही टाइप के एटम से कोई न्यूट्रल चीज बनी हो तो वो क्या है? एलिमेंट। समझ गए? तो P4 क्या है ये? एलिमेंट। चलिए ये एलिमेंट हो गया। चलिए अगला मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ये क्या है? चलो पहले ये बताओ, ये है क्या? आयन है? चार्ज मतलब आयन है। आयन में ये बताओ, ये जो आयन है उस आयन के अंदर कितने एटम है? नहीं दिख रहा तो, चाहे वो सेम टाइप को चाहे डिफरेंट टाइप, एटम कितने हैं? एक से ज्यादा है? कौन सा आयन? एटॉमिक। कौन सा आयन हो गया? समझ में आई? ठीक है, चलो ये बताओ मेरे को, ये क्या है? क्या ये? है ना, न्यूट्रल है। लेकिन इसके अंदर दो तरह के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो जब दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम से कोई न्यूट्रल सब्सटेंस दिया है तो समझ जाना वो क्या है? क्लियर है? लेकिन ये CO2 क्या हो गया भैया आपका? क्लियर है? चलिए अगला बताइए मेरे को, ये क्या है? क्या ये? कंपाउंड है। चलिए बताइए डायमंड क्या है? डायमंड क्या है? सबने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ। डायमंड किसका बना होता है? कार्बन। इसमें बहुत सारे एटम होते हैं लेकिन सबके सब कार्बन ही होते हैं, तो होता नहीं। चलो तो इसलिए ये एलिमेंट। अगला बताइए मेरे को, ये क्या है? मोनोएटॉमिक आयन। और इसमें एक ही एटम है, कौन सा आयन हो गया? क्लियर है? चलिए अब बताइए ये क्या है? ये क्या है? बात समझ में आई? ये बताइए क्या है? NO3-। ये पॉली एटॉमिक आयन है, समझ में आया? चलो ये बताओ ये क्या है? ये मोनो एटॉमिक। चलिए अब बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि आपको जब क्वेश्चन में दिया है कोई सब्सटेंस और बोला कि भैया इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ, तो सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे वो सब्सटेंस है क्या। बात समझ में आई? चलिए तो या तो वो सब्सटेंस एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा या मोनोएटॉमिक आयन होगा या फिर वो पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, चलिए अब स्टेप 2, जब तुम ये पता कर लो कि जो हमें सब्सटेंस दिया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वो है क्या, तो उसमें से दो केस में तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। वो दो केस क्या है? तो याद करो मैंने बोला था तुम्हें कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक एटम का चार्ज। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हें मोनो एटमिक आयन दिख रहे हैं। यहाँ जो चार्ज दिख रहा है वो क्या है?
एक एटम पे ही है। तो यदि मैं पूछूं इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा यदि मोनो एटॉमिक आयन के लिए क्या है, यहाँ लिख रहा हूं मैं फॉर मोनो एटॉमिक आयन। तो मोनो एटॉमिक आयन में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके चार्ज के बराबर। यदि चार्ज +1 है +1, चार्ज -2 है तो -2, ठीक है, जो भी चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बात समझ में? अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या हो गई, एलिमेंट है ना, एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वहां पर एटम तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे एटम सेम है, और सेम एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसके कारण कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, क्लियर है। तो वहां सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसके कारण कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, पहले से भी कोई चार्ज नहीं था और बॉन्ड के कारण भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो चार्ज क्या रहेगा वहां, 0। तो एलिमेंट के केस में क्या होगा, तो फॉर एलिमेंटल स्टेट और एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। तो ये दो केस, बात समझ में आई? तो कौन से केस में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, एलिमेंट और मोनो एटॉमिक आयन, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरी बात की तरफ, स्टेप 3। अब दो चीजें बच गई बेटा, कौन सी, तो एक हो गया क्या, पॉलीएटॉमिक आयन, और एक हो गया कंपाउंड। तो इनमें हम क्या करते हैं, जिन एलिमेंट का फिक्स होता है उनको हम याद करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है, मेमोराइज करके रखो। इन पॉलीएटॉमिक आयन और कंपाउंड, ठीक है। तो जब पॉलीएटॉमिक आयन किसी कंपाउंड के अंदर, कौन सा एलिमेंट होगा बेटा, फ्लोरीन, तो उसका फिक्स है हमेशा क्या होगा, -1, ठीक है। फिर जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल है जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कौन कौन है भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। तो इन सब का फिक्स है हमेशा +1। तो जब भी ये मेटल किसके अंदर होगी, पॉलीएटॉमिक आयन या कंपाउंड के अंदर, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। फिर सेकंड ग्रुप की मेटल जिनको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, जो कि कौन है भाई, जो कि है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बेरिलियम, है ना। जब भी ये किसी कंपाउंड के अंदर होंगी, किसी पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर होंगी, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, क्या होगा, +2 होगा। फिर एल्यूमिनियम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा अपने कंपाउंड में। जिंक है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। कैडमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। बात समझ में? चल, तो ये तो कौन से वाले हो गए जिनका फिक्स है ऑलमोस्ट। अब हम ऐसे एलिमेंट देखते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलमोस्ट फिक्स होता है, मतलब हमेशा तो नहीं बट मोस्टली वही होता है। तो इसमें आ जाओ सबसे पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मोस्टली +1 होता है। तो जब खासकर किसके साथ हो, बॉन्डेड टू मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन होता है, तो ज्यादातर कंपाउंड हाइड्रोजन के नॉन मेटल के साथ, तो वहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। लेकिन उससे कुछ कंपाउंड मेटल के साथ भी होता है, तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो व्हेन बॉन्डेड टू मेटल, ठीक है, ओके। चलिए तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्लियर है। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा होगा, तो मोस्टली वो मेटल, नॉन मेटल से जुड़ा होगा, तो मोस्टली वो नॉन मेटल से जुड़ा होता है
इसलिए ज्यादातर कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या ही होता है, +1। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जहां हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है, मेटल के साथ, वहां ऑक्सीडेशन नंबर उसका -1। चलो फिर आ जाओ ऑक्सीजन, इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मोस्टली -2 होता है, मोस्टली -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। बट कहां पर, फ्लोरीन के साथ तो होगा पॉजिटिव, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, -1 भी होता है। कहां पर, परऑक्साइड्स में। कहां पर होता है, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड्स में क्या होता है, जैसे O2 पे चार्ज -2 है तो ये परऑक्साइड आयन कहलाता है। और ये आयन जिस भी चीज के अंदर हो, ये है ना, वो सब परऑक्साइड है। तो इसमें क्या हो गया, अगला H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, और BaO2 ये बेरियम परऑक्साइड, ये बेरियम परऑक्साइड। और ऐसे ही कुछ कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सॉरी, -1/2। ये होता है सुपर ऑक्साइड्स में। किसमें होता है, सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड्स में इसका एग्जांपल जैसे O2 पे चार्ज -1, ये सुपर ऑक्साइड आयन है। ठीक है, और इसके कंपाउंड जैसे ये हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये हो गया रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, ये हो गया सीजियम सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली क्या होता है, -2। और कब नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, जब वो फ्लोरीन के साथ होगा। और कब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 की बजाय -1 या -2 होगा, -1/2 होगा, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें ऐसी कंडीशन में करना क्या है, या तो ये एग्जांपल रट के बैठो तो भैया कौन कौन परऑक्साइड है, कौन कौन सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, यदि मान लो ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड है मेटल के साथ, तो वो मेटल किसकी है, एस ब्लॉक, किसकी है, तो ये सब एग्जांपल में कौन सी मेटल है, एस ब्लॉक की मेटल है, समझ गए। तो ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बना किसके साथ रहा है, ऑक्सीजन एस ब्लॉक की मेटल के साथ। जब वहां पर दो एलिमेंट हो कंपाउंड में, एक एस ब्लॉक की मेटल और दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा कोई ना, समझ गए, क्लियर है, एस ब्लॉक की मेटल और ऑक्सीजन उनका कंपाउंड। तो उसमें क्या करो, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से -2 मत मानो, बल्कि उसमें निकालो। तो कब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मानोगे, सब कंपाउंड में पहले से -2 मानो। लेकिन यदि उसका कंपाउंड किसके साथ बना है, एस ब्लॉक की मेटल के साथ, तो फिर उसको पहले से -2 मत मानो, बल्कि उसको निकालो। हाँ, यदि निकालने पर वो -2 आया वो ऑक्साइड है, निकालने पर -1 आया तो -1/2 आया। बात समझ में क्लियर हुआ, चलो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ो। क्या बेटा, हाँ स्ट्रॉन्सियम, ठीक है।
ये नोट सकते हैं। ओके बेटा। Yes or no? Which is young to peroxide. हो गया बेटा? Yes sir. हो गया? Yes sir. फिर इसके बाद देखो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है इन SO4 -2 सल्फेट आयन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4 इन सल्फाइड आयन। फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5 इन नाइट्रेट आयन। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3 इन नाइट्राइट आयन। फिर इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। Then bonded to metals and hydrogen. बट यही क्लोरीन ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन will have positive oxidation state.
when bonded to more electronegative atoms, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की और क्लोरीन की। ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की, ऑक्सीजन की और क्लोरीन की। और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, किससे? ब्रोमीन से, क्लोरीन से, ऑक्सीजन से और क्लोरीन से। तो इसका मतलब है कि हाँ, नाइट्रोजन से भी होगी। नाइट्रोजन क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ऑर्डर किसका हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की और क्लोरीन की किससे कम होती है? समझ गए? तो जब इनके जैसे क्लोरीन का बॉन्ड किसके साथ बना होगा? जब क्लोरीन का कोई कंपाउंड होगा ऑक्सीजन या क्लोरीन के साथ, तो वहां नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय क्या होगा? पॉजिटिव। और ऐसी ब्रोमीन का जब बॉन्ड किसके साथ बना होगा? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या क्लोरीन के साथ, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? तो कौन सी कंडीशन में वहां -1 नहीं होगा? ठीक है, जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अदरवाइज उनका ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली क्या होगा? -1। चलिए ये भी नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हो गया बेटा?
तो यहाँ जो मैंने अभी ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाए हैं भाई, इस एलिमेंट का इतना होता है, इस एलिमेंट का इतना होता है, तो वो हमें याद है, ठीक है। यस सर। और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलिए बता। कितने पॉइंट हो गए थे हमारे, 3। अब आ जाइए स्टेप 4 की बात है। यहाँ पर क्या है, मैथमेटिकल और कंपाउंड और पॉलीएटॉमिक फिर क्या करो आप, मैथमेटिकल इक्वेशन क्रिएट करो, किसके लिए, कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन के लिए। तो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है H2SO4, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए ये कंपाउंड है कौन सा, सॉरी ये पॉलीएटॉमिक आयन CO3-2, हमारे पास ये आयन है भाई O2 पे -2, इस टाइप। तो क्या करोगे यहाँ, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ। अब मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अभी आपको कोई चार्ज दिख रहा है, मतलब ये है कि उधर जितने भी एटम है ना, जैसे ये 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, इन सबका यदि आप चार्ज जोड़ोगे तो टोटल 0 आएगा। और यहाँ पर अभी कुछ दिख रहा है चार्ज, कितना दिख रहा है -2। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, इनका चार्ज जोड़ोगे तो टोटल -2 आएगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन का चार्ज जोड़ोगे तो कितना आएगा, बात समझ में आई। तो जैसे इस वाले एग्जांपल के लिए हम लिखते ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो बेटा एक एटम का चार्ज होता है, किसका चार्ज होता है, एक एटम। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 इंटू 2, सल्फर का एक एटम इंटू 1 और ऑक्सीजन के 4 इंटू 2। समझ गए ये क्यों किया, तो सारे एटम का चार्ज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर केवल किसका चार्ज होता है, एक एटम, एक एटम का पता है इंटू जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई। तो इन सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा बताओ, 0। ऐसे इक्वेशन बनेगी, ये एक इक्वेशन बन गई कि नहीं, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर 3 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 इंटू 1 और इंटू 3, इन सब का टोटल क्या आएगा, इन सब का टोटल आएगा समझ गए। अभी अगले एग्जांपल में क्या लिखोगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू कितने ऑक्सीजन है, तो इनका टोटल। इस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन बना लो। अब इस इक्वेशन में क्या करोगे, कुछ एलिमेंट की वैल्यू तुमने पहले से रट रखी है, जैसे तुम्हें यहाँ हाइड्रोजन का पता है, तुम्हें यहाँ ऑक्सीजन का पता है, तो इसकी वैल्यू रख दो, बात समझ में आई, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, तो बचा क्या, हाँ तो ये निकल आएगा, अरे हाँ ना, बात समझ में आई। तो जैसे तुम्हें हाइड्रोजन का पता है कितना होता है +1 और सल्फर का नहीं मान लो तो मान लो H इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का पता है तुम्हें -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या लिखोगे 0, है ना। तो वहां क्या आया 2 + x - 8, 2 + x - 8 इक्वल टू 0। उसी को सॉल्व करेंगे तो x - 6 हो गया इक्वल टू 0।
x माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 6, x इक्वल टू प्लस 6। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है कि पहले ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ और जिनकी वैल्यू पता है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जिसकी वैल्यू नहीं पता है वो बात समझ में आई? तो जैसे यहाँ सल्फर का हमें नहीं पता था, तो सल्फर का हमने सॉल्व करके निकाला तो कितना है 6। तो याद करो मैंने जो पिछली बार टेबल लिखवाई थी उसमें सल्फर का देखना मैंने लिखवाया था -2 + 2 + 4 + 6। तो मैंने बोला था मोस्टली सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है अपने कंपाउंड में या पॉलीएटॉमिक आयन में वो इनमें से ही आता है। तो देखो उसी में से आ रहा है। तरीका समझ गए? लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल फिक्स नहीं है इसलिए निकालना पड़ा, आएगा इसी में से, लेकिन इसमें से भी क्या आएगा एग्जैक्ट वो मैं सॉल्व करके निकालना पड़ा। तो तरीका समझ गए सब लोग? ऐसे ही यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल में यहाँ हमें किसका नहीं पता है, कार्बन का, तो x मान लो × 1 और ऑक्सीजन का पता है -2 × 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है -2 × 3 -2 इक्वल टू -2 है, सॉरी इक्वल टू -2। ये कितना हुआ x - 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 और +6 तो कितना है x इक्वल टू +4। ये आंसर है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता करना है, इसको क्या मान लो x × 2 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/2 अपॉन करना, तो x इक्वल टू कितना है -1, मतलब ये पेरोक्साइड है। अरे -2 होता तो ऑक्साइड होता, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यदि -2 होता है तो ऑक्साइड है, -1 है तो पेरोक्साइड, -1/2 है तो क्या समझ में आया? ऐसे इक्वेशन बनाओगे फिर क्या करोगे, then substitute oxidation number of elements with known values to calculate oxidation number of element जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लो। तरीका समझ गए? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कुछ एग्जांपल ऐसी इक्वेशन बना के सॉल्व करना, स्कूल में जब पूछे तो इसी तरह से स्टेप बाय करना है। लेकिन हमें क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही चीज करना है, तो हमें क्या करना है, इसी को जल्दी से कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो चूंकि यहाँ कैलकुलेशन कोई टफ होता नहीं है तो हमें इसको मेंटली कैलकुलेट करना, मतलब दिमाग पेन कॉपी का यूज नहीं करना। जैसे ये एग्जांपल देखो, जैसे ये H2SO4 था, तो बिना पेन कॉपी के हम दिमाग में सोचें तो ये एक हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया, एक सल्फर ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का -8, इधर पे +2 इधर पे -8, दिमाग में सोचो कितना हुआ +2 -8 -6 हुआ, और ये ओवरऑल क्या न्यूट्रल, सोचो -6 में क्या जोड़ेंगे टोटल आंसर 0 आएगा +6, तभी तो टोटल 0 आएगा। इसका मतलब है ये जो सल्फर है इसका चार्ज कितना होना चाहिए +6 होना चाहिए। अरे हाँ ना? चलो अगला एग्जांपल देखो, जैसे ये CO3 -2 है, ठीक है, तो उसमें मैं ऑक्सीजन का पता है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है चार्ज, तो 3 ऑक्सीजन का कितना -6। अब वो -6 जो है उसके साथ सोचो जोड़े क्या, तो -2 आंसर है, -6 के साथ क्या जोड़ेंगे -2 हो जाए +4, तो +4 किसका चार्ज होना चाहिए कार्बन का, क्योंकि इसका +4 होगा
और इन तीनों का -6 होगा, तो जोड़ोगे तभी तो -2 बचेगा। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। ऐसे ही देखो O2 पे -2 तो दिख रहा है कि 2 ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, तो बताओ एक का कितना होगा -1 -2/2 मतलब -1 होगा। और एक एटम का क्यों निकाल रहे? अरे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का चार्ज, अरे हाँ है ना, एक एटम का चार्ज पता चल गया मतलब ऑक्सीडेशन। तो यही चीज का कैलकुलेशन कैसे करने की आदत डालोगे, है ना, मेंटल कैलकुलेशन करते। तो शुरू के जो भी होमवर्क देंगे हम तुम्हें उसमें से कुछ एग्जांपल ऐसे करना, इक्वेशन बना के, और जब उसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर क्या करोगे, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं, खासकर नए बच्चे को ध्यान रखना क्या, कि ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन होते हैं वो यदि आप पेन कॉपी से करोगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप यदि छोटे छोटे कैलकुलेशन दिमाग में करते हो तो उससे आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। तो जैसे हम डंबल उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो शरीर बनता है कि नहीं, बॉडी बनती है। जैसे दिमाग है अपना, दिमाग को यदि ऐसी चीजों में लगाओगे जहां पे दिमाग की एक्सरसाइज होती है तो दिमाग शार्प होता है। बात समझ में आया? तो कुछ चीजें होती हैं जिसमें दिमाग लगाते हैं, उससे दिमाग शार्प बनता है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे कैलकुलेशन है, चेस खेलना है, पहेलियां बुझाना है, होता ना। तो जहां पे आपका दिमाग एक्सरसाइज करता है, बात समझ में है? तो उससे एक तो दिमाग शार्प होता है, दूसरा आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते तो आपका पूरा ध्यान कैलकुलेशन पे होता है, समझ गए कि नहीं। तो जब आप किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करने की आदत डालते हो तो धीरे धीरे आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और भले आपके आजू बाजू कुछ चल रहा हो तो आपको फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमने बोला ना, तो बहुत जरूरी है। सारे बच्चों में आईक्यू का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो कहाँ से होता है, क्या भाई, बच्चों का लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कितना, क्योंकि वो जितने अच्छे से कंसंट्रेट होकर कोई चीज करेंगे वो उस चीज में उतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। हम जो पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे बिजनेस हो, आप उसमें कंसंट्रेट होकर चीजें कर रहे हो तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, सीधा सा पढ़ना। तो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो, है ना। और दूसरा होता है कि आपका तरीका क्या है, मतलब मैनेजमेंट बोलते हैं। तो पढ़ रहे हो तो पढ़ने का आपका तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ते हो, तो उन सब चीजों से फर्क पड़ता है बजाय के आईक्यू के, ठीक है। यदि हम सबका भी आईक्यू निकालें तो सबका 100 से 130 के रेंज में आएगा मैक्सिमम, किसी का 110, 11, 12 तो ऐसा नहीं है, किसी का 60, 70 आ रहा हो, किसी का 200 पार हो, है ना। और ऐसा होता है तो फिर वो रेयर केसेस में, ठीक है। तो ऐसे बच्चे गॉड गिफ्टेड है, बट ऐसे बहुत रेयर केसेस, मोस्ट ऑफ दी लोग तो एवरेज ही हैं दुनिया। बट हम क्या बोलते हैं, जो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड हैं और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं समझ। मान लो एक कोई अच्छी बॉडी वाला इंसान है और वो अच्छा वजन उठा रहा है, तो हमें क्या आश्चर्य होगा, देखिएगा यार बॉडी तो उठाई होगी। लेकिन हम जैसा इंसान चला जाए बॉडी वाली है और वो भी उतनी वजन उठा के बता देता तो फिर अरे गजब कर दिया, मजा कब होगा जब कोई ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, अरे हाँ ना। बस भाई भगवान ने मैक्सिमम लोग को एवरेज बनाया, अब वो एवरेज में से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देंगे गजब, समझ गए कि नहीं। चलिए कर लिया नोट सबने, तो इस तरीके से निकाल लोगे आप ऑक्सीडेशन नंबर, तरीका समझ गए। लेकिन उसके लिए कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वो याद हुआ जो है वही अप्लाई कर देना, पहले क्या स्टेप ध्यान रखना, पहला स्टेप जो सब्सटेंस दिया वो पहले आइडेंटिफाई करो क्या है, समझ गए। यदि वो एलिमेंट है तो कुछ जरूरत ही नहीं निकालने की,
मोनोएटॉमिक आयन है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब करना कब पड़ेगा, पॉलीएटॉमिक आयन क्या हो तब ये सब करना पड़ेगा। और क्या कि नहीं। तो अब इस चीज के लिए हमें क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। चलिए कर लिया नोट सभी ने। इसलिए तो हम क्या बोला, कुछ चीजों में एक्चुअल चार्ज होता है और कुछ में appears to be present। अरे बोला था कि नहीं, हर जगह थोड़ी ना एक्चुअली होता है, ये तो समझाया था। हाँ पॉइंटिंग पे हो गया बेटा। चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और उन एग्जांपल में जिस एलिमेंट को मैं अंडरलाइन करूं उसका क्या निकालोगे आप, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने। चलिए तो इन सभी चीजों में हमें क्या करना है कि जो एलिमेंट को मैंने अंडरलाइन किया है उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके निकालना है।
चलिए करिए ट्राई।
चलिए देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, है ना। पहले हम ऐसे ही मेंटल कैलकुलेशन करेंगे। देखो एक पोटेशियम का चार्ज +1, पोटेशियम का +2, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, 7 का -14, +2 इधर -14 इधर, -14 और +2 कितना हो गया -12। अब -12 इन दोनों का मिला के आ गया और टोटल क्या है 0। तो सोचो -12 के साथ क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, +12। तो वो +12 किसका चार्ज होना चाहिए, 2 तो इसका मतलब 2 क्रोमियम का चार्ज +12 होना चाहिए, तभी टोटल 0 आए। तो 2 क्रोमियम का चार्ज +12 और 1 क्रोमियम का +6। इसका मतलब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तरीका समझ में आया। अब इसको सॉल्व करके बता देते। चलो पोटेशियम का +1 है इंटू पोटेशियम 2 है, क्रोमियम का नहीं मालूम x और क्रोमियम 2 है, और ऑक्सीजन का है -2 इंटू कितने 7, और टोटल इन सब का मिला के क्या होगा 0। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो ये +2 हो जाएगा, ये -14, ये बचेगा 2x -12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 6 आएगा। तरीका समझ में आया सबको? तो मेंटल कैलकुलेट भी कर लिया अपन ने और ऐसे भी लिख के दे दिया। अब अगला आ जाओ, अगला वाला एग्जांपल देखो, इसमें Mn का निकालना है। तो देखो एक ऑक्सीजन का चार्ज में पता है कितना होता है -2, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4, इनका चार्ज कितना हुआ -8। अब सोचो -8 के साथ क्या जोड़े कि -2 आ जाए, +6। तो +6 किसका चार्ज होना चाहिए, मतलब यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6। चलो सॉल्व कर लेते हैं। Mn का हमें नहीं मालूम तो x और कितने Mn है 1, और ऑक्सीजन का कितना है -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4, और इन सबका मिला के -2, यहाँ x -8 इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 6। हो गया।
चलो अगला, अगला क्या है, HF। HF में फ्लोरीन का बताना निकालना क्या है, तो बेटा ये फ्लोरीन जब भी किसी कंपाउंड में हो या किसी पॉलीएटॉमिक आयन में हो क्या होता है, माइनस निकालना है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर F2 में बताओ 0। अभी तो बोला कि F का हमेशा -1 होता है। एलिमेंट में हर चीज का 0 होता है, फ्लोरीन का भी 0 है। यहाँ 0 क्यों नहीं है, ये तो कंफर्म है। अरे है ना, एलिमेंट है तो सोचना ही नहीं, किसी भी चीज का एलिमेंट हो 0। क्लियर है। चलो अगला आ जाओ, ClF3। इसमें क्लोरीन का पता करना है। क्लोरीन का मैंने लिखवाया है कितना, -1। आपको मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है या फिर हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यदि वो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बनाए तो -1 नहीं है। देखो क्या ये मेटल के साथ है क्लोरीन, नहीं है। हाइड्रोजन के साथ है, नहीं है। बल्कि किसके साथ है, फ्लोरीन, जो किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं है, पॉजिटिव होगा। अब कितना होगा तो निकाल लेते हैं। तो देखो हमें पता है फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1। 3 फ्लोरीन का -3 और टोटल 0 है। इसका मतलब कितना होना चाहिए, अभी टोटल 0 होगा। तो यहाँ क्लोरीन का हमने मान लिया x × 1 और फ्लोरीन का एक होता है -1, तो 3 फ्लोरीन का × 3 और टोटल 0। x - 3 = 0, x = 3। आंसर आ बात समझ में आई सबको। अगला अगला है Na2SO4। Na2SO4 ठीक है। तो देखो एक सोडियम का +1, तो 2 सोडियम का +2, 4 ऑक्सीजन का -1, यहाँ +2 -1 -6 और टोटल 0 है। इसका मतलब सल्फर का कितना है, या इसको सॉल्व करके निकाल लो। सोडियम का +1, सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2 इंटू यहाँ 2 या इंटू 1 या इंटू 4, टोटल 0। तो यहाँ पे ये +2, यहाँ ये -8, तो x - 6 = 0, तो x = 6 है ना। अगला आ जाओ, अगला क्या है, Na2O। इसमें O का निकालना है, कितना होगा, ऑक्सीजन का हम हमेशा -2 मान लेते, लेकिन कब मानना नहीं है, निकालना है। जब वहां पर हमारे पास कैसा कंपाउंड हो निकल के साथ, तो ऑक्सीजन का -2 मत रख देना पहले से, निकाल -1 आए या -1 वो निकालना। बात समझ में आई। तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 पहले से नहीं मानोगे। चलो निकालते हैं भाई, पहले वाले एग्जांपल में निकालते। तो देखो एक सोडियम का चार्ज +1, 2 सोडियम का चार्ज, टोटल 0 है, मतलब इस ऑक्सीजन का ऐसे कर लो, सोडियम का चार्ज +1 इंटू 2 सोडियम और ऑक्सीजन का x है इंटू 1 ऑक्सीजन, टोटल 0। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 + x, 2 + x = 0, मतलब x = -2 है ना। अगला एग्जांपल, इसमें देखो 2 सोडियम का चार्ज +2 और टोटल 0 है। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, -2। 2 ऑक्सीजन का -2 मतलब 1 ऑक्सीजन का ठीक है। चलो तो सॉल्व कर लो, +1 है, 1 सोडियम का इंटू 2 सोडियम, ऑक्सीजन का x माना इंटू 2, टोटल 0। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 2x + 2 = 0,
तो x इक्वल टू -2/2, तो x इक्वल टू -1। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो एक सोडियम का +1 और टोटल 0 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा -1, और 2 ऑक्सीजन का -1, तो एक ऑक्सीजन का -1/2। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लो, एक सोडियम का +1, कितने सोडियम है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, अरे वो तो निकालना है क्योंकि एस ब्लॉक के साथ, ये x इंटू 2 टोटल 0। चलो सॉल्व करो, तो यहाँ 1 + 2x इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाओ, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इधर के नोट कर लिए सबने? तो ये क्या है, ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है सोडियम का पेरोक्साइड, ये सोडियम पेरोक्साइड, और ये सोडियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना, तो अपन को ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, फॉर्मूला देके नाम पूछते हैं, नाम लेके तो एस ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के साथ, उनमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड। कैसे पता करोगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यदि -2 है तो -1 है तो -1/2 है तो, ठीक है समझ गए? कर लिए नोट सभी ने? अब आ जाओ अगला, जिसका सबको इंतजार है, कुछ इंतजार नहीं, जैसा कर रहे थे है ना। चलो Fe का नहीं मालूम, तो Fe का कितना मान लो, ऑक्सीजन का -2। अब देखो Fe कितने हैं 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 × 1, और टोटल सबका मिला 0। ये कितना हो गया 0.96 x -2 इक्वल टू 0, तो 0.96 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/0.96, क्या ये डेसिमल हटा दो, x इक्वल टू 200/96, ये भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो 2 से, x इक्वल टू 100/48, और हो सकता है और कर दो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा और 25/20। तो तरीका बदले क्या है, तरीका तो वही था, इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो आ जाए। अब वो क्या दिखने में थोड़ा अजीब था, तो घबरा रहा है कि क्या होगा कैसे, तो यहाँ ध्यान दो, जो जे एडवांस का पेपर होता है उसमें ऐसे कि वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि आपको लगता है बिल्कुल नया आसा है, उस तरह का हो सकता है आपने कभी किया ना हो, ठीक है, तो वो देख के बच्चे डर जाते हैं, जबकि उसमें कंसेप्ट वही लगते हैं जो क्लास में कराया जाता है। समझ में आया कि बस इस तरह के कभी एग्जाम्पल आपने किए नहीं हो तो आपको वो देख के डर लगा यार ऐसा तो कुछ हमने करा ही नहीं समझ, तो वो सोच के लगता है कि यार हमसे बनेगा नहीं बनेगा, तो वहां पे ब्लॉकर बन जाता है। तो जे एडवांस बच्चा एग्जाम वही बच्चा क्लियर कर पाता है तो क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ के उसको अटेम्प्ट करता है, जो उसको कंसेप्ट आते हैं उसको अप्लाई करता है, बजाय कि वो क्वेश्चन पढ़ के ही घबरा जाता है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखें। जेईई मेंस में क्या होता है, तो भाई जिस तरह के करवा रहे हैं ना हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस, उसी टाइप के आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में तो जैसा करवाते हैं बिल्कुल वैसा ही आता है, थोड़ा बहुत क्लियर दे देंगे, इसलिए वो और आसान होता है यार, मॉडल ये क्वेश्चन आएगा तो यही चिपका के आना, वहां फिक्स है यार ये क्वेश्चन लिखवाया आंसर ये लिखवाया तो कोई आना है। जेईई मेंस में क्या होगा, थोड़ा बहुत डेटा अलग होगा, नहीं समझ रहे हो,
थोड़ा बहुत घुमा करा देंगे बट बहुत ज्यादा चेंजेस। बट ग्रेड 1 में क्या होता है, पूरा एक बार पढ़ के ऐसा लगता है कि सब कुछ नया नया सा नहीं समझ। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे लगते हैं यार ऐसा तो कभी करा ही नहीं होता क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं? जबकि उसमें कुछ नया नहीं होता, कंसेप्ट वही है। बात समझ में आई? ये क्लियर हो गया 10th वाला एग्जांपल? कर लिए नोट ये सब लोग? चलो अगला एग्जांपल देखो। 11th वाला एग्जांपल देखो, है ना? चलो यहाँ देखो FeSO4, इसको सॉल्व करें तो Fe का नहीं पता, Fe का मान लो Fe कितना है 1, सल्फर का SO4 में सल्फर का कितना होता है +6, कितना सल्फर है, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, से कितने ऑक्सीजन है 4। ये सब हो गया पूरे SO4 का, ये Fe का हो गया, ये पूरे SO4 का, ये Fe का, ये SO4, और इन सब का मिला के टोटल कितना है 0। चलो सॉल्व करें। देखो x into 1 x प्लस ये जोड़ो, ये +6 ये -8, कितना आएगा -2, टोटल 0। x इक्वल्स टू 2। अब देखो जो थोड़ा समझदार बच्चा होगा वो ये स्टेप छोड़ दे, नहीं समझ, पूरे SO4 का ही रख, क्योंकि वहां पे हम सॉल्व करेंगे तो वो आना उतना ही जितना टोटल होता है, नहीं समझ। तो हमें यहाँ S और O का अलग अलग तो निकालना नहीं है, हमें निकालना तो Fe का है, तो Fe का हमने x मान लिया, और S और O का अलग अलग रख के कैलकुलेट करके निकालोगे तो तुम्हें पता तो है इन सबका मिला के आएगा कितना, सब पहले ही से पता है कि भाई सॉल्व करने पर उतना ही आना है, तो क्या करोगे डायरेक्ट वही रख दो ना -2, समझ गए? जो थोड़ा समझदार बच्चा होगा फालतू की मेहनत नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो लिखेगा Fe का कितना है x, वो लिखेगा पूरे SO4 का कितना होता है -2, x -2 टोटल 0 है, x सिंपल टू प्लस। अरे हाँ ना, सारे तो निकालना है, कैसे किया, या तो एक एक एटम का रख के निकाल लो, या फिर मान लो 2-3 एटम का इकट्ठा हमें पता है तो वो इकट्ठा ही रख दो, समझ गए कि नहीं? अब वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। देखो यहाँ CO का निकालना है, कितना है x है, CO कितने हैं 1। अब क्या हो तो यहाँ H और O का अलग अलग रखो, लेकिन हमें पता है कि H और O का जब जोड़ के निकालोगे H2O का तो क्या आएगा, ये H2O तो न्यूट्रल ही होता है। अरे हाँ ना, तो जो थोड़ा समझदार बच्चा होगा वो पूरे H2O का इकट्ठा लिख देगा 0, है ना, और प्लस Cl का कितना होता है -1। अरे क्लोरीन किसके साथ हो तो पॉजिटिव होता है, क्लोरीन या ऑक्सीजन, बाकी सबके साथ तो -1 है, बाकी सबके साथ -1 है, तो यहाँ भी -1 है। तो कितने क्लोरीन है 3, और यहाँ ये कितने थे 6, तो 6 H2O थे, तो हर H2O का 4 0। तो हम कई बार क्या करते हैं, एक एटम का रखने की बजाय वो 2-3 एटम का जो इकट्ठा है वो इकट्ठा ही रखें, जैसे H2O में H और O का अलग अलग रखो या पूरे H2O का इकट्ठा रखो, एक ही बात है। अरे हाँ ना, तो यहाँ क्या हो गया x + 0 - 3 टोटल क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। नहीं तो फॉर्मूला देख के तो ऐसा लग रही है इतना बड़ा सा, अरे हाँ ना, ठीक है। तो जिसको नहीं पता वो बिल्कुल, एक होता है ना लकीर के फकीर, मतलब उनको बताया कि इधर से उधर जाना है तो ऐसी लाइन खींच लो, ऐसी मतलब थोड़ा बहुत भी उनको शॉर्टकट मानना नहीं आता, तो वो अपना दिमाग का उपयोग नहीं करते। अरे हाँ ना,
तो वो जो लकीर के फकीर है वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो। वो लेंगे कोबाल्ट का कितना है, कोबाल्ट कितना है, फिर वो लेंगे हाइड्रोजन का सर ने लिखवाया था चप्पन में +1 कितने हाइड्रोजन देखो 2 2 ऑक्सीजन का कितना लिखवाया सर ने -2। चलो ये -2 कितने ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का हो गया। और ऐसे कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो इंटू 6। और यहाँ पर क्लोरीन का -3, फिर टोटल 0, फिर ये हो गया x, फिर ये सॉल्व करेंगे। अरे करेंगे क्या, हमें तो पहले ही पता है, सॉल्व करोगे क्या है 0। तो डायरेक्ट देख लो +2 -2 0 ही तो आना है। यस सर, जिसको पहले ही से पता है कि वो सॉल्व करके 0 ही आना है, तो डायरेक्ट ही 0 रख देते जैसा हमने रखा था। यस सर, ये स्टेप से तो बच जाते। बात समझ में आई? अच्छा आ गई क्या, चलो एक करके बताओ तो मान जाए। इसमें अभी का बताओ। चलो बताओ दोनों में एफी का बताओ।13 में आ गया अभी का। अलग अलग हो एक ऐसा फोर का 4 -4 है, 3 का -3 का -6 है और टोटल 0 है। इसका मतलब ये जो 2 एफ है उनका कितना होना चाहिए, +3। 304 का -6 है और 2 एफ का +6 होना चाहिए, तभी तो टोटल 0 आएगा। 304 का -6 और 204 का +6, ये क्या भी का अरे +6 का आधा करो। बात समझ में आई? और जिसका दिमाग इतनी जल्दी नहीं दौड़ रहा है भैया वो इक्वेशन बना लो। एफी का मान लो कितने एफी है, 2 का -2 टोटल 0। ये 2x -6 = 0, 2x = 6, तो x = 6/2, x = 3 है ना। बात समझ में आई? अब आ जाओ अगला एग्जांपल बताओ। क्या आ रहा है तुम? तो अब जिसने वो कैटाइन एनाइन पढ़ रखे हैं उसको दिक्कत नहीं जाएगी। आपने लिखवाया है सीएन का कितना होता है -1 भाई, 1 सीएन का -1, 6 सीएन का -6 ये हो गया, और 4 पोटेशियम का +2, तो -6 और +4 कितना बचा, और टोटल 0 है। मतलब एक एफी का कितना होना चाहिए, देखो ऐसे हवाई में हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उसको सॉल्व करना है, कैसे लिख लो, +1 × 4 एफी का मान लो x × 1 और सीएन का -1 × 6 टोटल 0। ये 4 + x - 6 = 0, तो x - 2 = 0, तो x = ये आंसर बन जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन निकाल लोगे।
चलिए, तो समझ में आ गया सबको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो तरीके मैंने बताए, स्ट्रक्चर की मदद से, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट, और स्ट्रक्चर की मदद से जब भी निकालोगे कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा, हमेशा वो होल नंबर आएगा, चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में। ठीक है, यस सर। बट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आता है, डेसिमल में भी आता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल नहीं होता, वो एवरेज है, नाम ही है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्लियर है? तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, फ्रैक्शनल भी आ सकती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें निकालते आना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। अब इससे हम क्या सीखेंगे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख लिया, तो एक्चुअल में इससे हम सीखते हैं क्या, कि अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं। तो तुमने रिएक्शन पढ़ी होगी जूनियर क्लास में, रेडॉक्स रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, सेंसिटिविटी ऑफ ऑयल एंड प्रोडक्ट, है ना, ये पढ़ा है जूनियर क्लास में। तो सब रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो यदि हमें कोई रिएक्शन दी है और उसमें पूछा जाए कि इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, या दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो वो रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है उस रिएक्शन में और किस चीज का उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का कांसेप्ट हमें किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, कांसेप्ट ऑफ रिडक्शन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में Thank you.